अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से ये पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। दोस्तों, अगर आप इसका जस्ट एक दफ़ा डेमो देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। टॉप पे इसकी नेविगेशन बार है। अगर आप इसकी नेविगेशन बार देखो तो बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ अलाइन की हुई है। फिर बटन के ऊपर ओवर इफेक्ट और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसका हेडर पार्ट और हेडर की आप हेडिंग देखो, यूआई यूएक्स और डिज़ाइनर, इसको हमने किस तरह से अलाइन किया हुआ है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास अबाउट मी सेक्शन है, जिसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरह से डायनामिक जो आपका प्रोग्रेस बार है वो बना सकते हो। ये आपका प्रोग्रेस बार डायनामिकली है, इसकी वैल्यू आप जिस फॉर्मेट के अंदर सेट करते हो और इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली है। ये नहीं कि हमने हर एक को अलग से विड्थ लगानी है। एक दफ़ा हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी सेट कर देनी है, फिर जस्ट जितनी हम इसको प्रोग्रेस बार देंगे, जितनी हम इसको वैल्यू देंगे, उतनी ही इसकी विड्थ इंक्रीज होगी और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये सर्विसेज सेक्शन आ गया। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद माई प्रोजेक्ट सेक्शन आ गया। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक फिल्टर गैलरी लगा सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये टेस्टिमोनियल सेक्शन आ गया। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक स्लाइडर लगा सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा लेट्स डिज़ाइन टुगेदर एक फॉर्म आ गया और नीचे हमारा फुटर सेक्शन आ गया। इसको हम फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। मैं रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने से लेके इसको कंप्लीट करने तक आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आप पहली कमांड लिखोगे npm create with @latest और फिर आपने कर देना इंटर। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखोगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। माई ऐप लिख के आपने फिर कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास नीचे एक लिस्ट आ रही है जिसमें आप अपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से रिएक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपने नीचे आ जाना थर्ड नंबर पे जहाँ पे आ रहा है सिर्फ जावास्क्रिप्ट प्लस SWC, उसको नहीं करना, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं करना, जस्ट जावास्क्रिप्ट और फिर आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर आपकी जितनी भी रिएक्ट जेएस के अंदर नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सारी मौजूद है। लेकिन इसको रन करने के लिए आपको ये 3 कमांड्स बारी बारी लिखनी होंगी। पहले आप कमांड लिखोगे cd my app। इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट वाला जो फोल्डर है इसके अंदर नेविगेट कर जाओगे। तो हमने इंटर किया तो इस प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट कर गए। फिर हम सेकंड कमांड लिखेंगे npm इंस्टॉल, npm और इंस्टॉल। इससे क्या होगा कि आपके npm पैकेजेस जो है नोड मॉड्यूल्स बेबल वगैरह वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसको आपने फिर इंटर कर देना है। अब ये कमांड हमारे पास कंप्लीट होगी और हमारे पास एक फोल्डर बन गया नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर हमारे सारे npm के पैकेजेस और मॉडल मौजूद है जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने हैं। इसको आपने इस तरह से क्लोज कर देना है। फिर आपकी लास्ट कमांड रहेगी npm run div। तो हमने यहाँ पे लिखना है npm फिर रन और फिर div लिख के आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास नीचे URL क्रिएट हो जाएगा जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हो। तो ये हमारा लोकल URL बन गया। इसके ऊपर आप होवर करो। होवर करने के बाद फॉलो लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसके अंदर एक बेसिक सा काउंटर लगा हुआ है, लेकिन हमें ये सारा नहीं चाहिए। हम इस सारे कोड को डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो उसके लिए आऊँगा अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर src का फोल्डर, src के अंदर आपके पास यहाँ पे app.css आ रही है, इसको आप डिलीट कर दो। फिर आपके पास आ रही है app.jsx। तो आपने app.jsx को ओपन करना है और जितना भी इसके अंदर ये रिटर्न के अंदर कोड मौजूद है ये सारा आपने डिलीट कर देना है। जस्ट हमारे पास एक खाली रिटर्न रहे और ऊपर जितने भी ये प्लगइन्स आ रहे हैं इंपोर्ट, ये सारे आप हटा दो और ये स्टेट को भी हटा दो और रिटर्न के अंदर जस्ट लिख दो ऐप लिख के आप सेव करके अगर चेक करोगे तो आपके पास जस्ट ऐप प्रिंट होगा। लेकिन ये सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक index.css की फाइल मौजूद है जिसके अंदर इस तरह की स्टाइलिंग है कि आपका टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने आ जाना index.css के अंदर। अब index.css के अंदर आपका पहले से ये कुछ कोड मौजूद है, इस सारे कोड को आपने डिलीट कर देना। अब इसके अंदर हमने वो वाला कोड लिखना है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है। वो किस तरह से, अगर आपको मैं इसका टेम्पलेट दिखाऊं जो हमने क्रिएट करना है, तो अगर आप इस पे देखो तो इसका एक कलर है मेन कलर जो आपको एक वेबसाइट के ऊपर डोमिनेट कलर नज़र आ रहा है। तो इसको भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर कुछ इस तरह की स्टाइलिंग होगी जो हमें हर सेक्शन के लिए चाहिए। जिस तरह से हर सेक्शन की पैडिंग होती है
उसके अंदर हम हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, उस सब को हमने एक अलग से फाइल के अंदर एडजस्ट कर लेना है, ताकि जब हमने उसको लगाना है ना, जब हमने वेबसाइट के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो जस्ट हम टैग इस्तेमाल करेंगे और अपना कंटेंट देंगे। जो स्टाइलिंग या जो कोडिंग हमारी कॉमन है हर सेक्शन के ऊपर, वो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेंगी। जिस तरह से हमारे पास आ रही है हेडिंग, जिस तरह से अबाउट मी, सर्विसेज, माई प्रोजेक्ट, अब इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ बराबर है और इसको हमने सेंटर में भी किया हुआ है। अब इसको अगर हम बार बार इसी तरह से लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने क्या करना है, इसको अलग से CSS फाइल के अंदर पहले से इसे लिख लेना है index.css के अंदर, ताकि इसको जब हमने बार बार कोड को रिपीट करना है ये हमें बार बार ना लिखना पड़े। फिर आपने आ जाना है index.css के अंदर। अब पहले इसके अंदर आप फ़ॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट करोगे, तो इसके अंदर हम जो फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास है रोबोटो। तो आप गूगल पे लिखोगे जाके रोबोटो फ़ॉन्ट फैमिली और इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये गूगल फ़ॉन्ट, हमारे पास एक font.google.com एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी रोबोटो फैमिली आ रही होगी। अब इसमें से चंद आप फ़ॉन्ट इसके सिलेक्ट कर लो, 400, 300, इस तरह से रेगुलर, कुछ बोल्ड वगैरह सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको देख सकोगे। अब इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लो। अब मैंने इसको ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये सिलेक्टेड आपको नज़र आ रहे हैं। फिर आपने इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, तो ये आपका जो स्टाइल आ रहा है ना यहाँ वाला, इसको आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। इसके स्टार्टिंग वाला और एंड वाला जो स्टाइल वाला टैग लगा हुआ है इसको हटा दो। फिर ये आपके पास नीचे कोड आ रहा है, इसको आपने लगाना है किस तरह से, इसको आप कॉपी करो और जहाँ पे बॉडी के ऊपर आप इसको लगा दो और आपका जो बॉडी है इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो लग गई। फिर आपने यहाँ पे स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 करना है। अब ये वाली स्टाइलिंग वो वाली स्टाइलिंग है जो हमें हर टैग के ऊपर चाहिए होती है। तो हम जब हमने स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब है ऑल सिलेक्ट है, इसके अंदर सारे इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने पैडिंग इसको 0 कर देनी है और बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल भी नन। ये वो वाली स्टाइलिंग है जो हमें हर जो सेक्शन इसके ऊपर बार बार लगानी पड़ती है, तो इसको हमने स्टार मार्क लगा दिया। फिर आपने यहाँ पे रूट लगाना है। रूट के अंदर हमारे जितने भी कलर्स हैं उनको हमने स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं रूट लिखूँगा और रूट के अंदर पहला मैं लूँगा मेन कलर, तो डैश डैश मेन डैश कलर और यहाँ पे मैं इस कलर का कोड यहाँ पे लगा दूँगा। अब इसका कलर क्या है यहाँ से इसको मैं चेक कर सकता हूँ। अब इस टेम्पलेट के ऊपर मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास साइड पे कलर आ रहे हैं, मेन कलर, उसके बाद करैक्टर कलर, मतलब जितने भी हमारे पास टेक्स्ट आ रहे हैं, और फिर लाइट ब्लैक कलर और फिर हमारे पास आ रहा है ये वाइट कलर। तो हम यहाँ से पहले मेन कलर को सिलेक्ट करेंगे, ये इसका कोड आ रहा है तो उसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम लगा देंगे। फिर इसके नीचे हमें चाहिए ब्लैक कलर, तो यहाँ पे ब्लैक कलर को भी इसके अंदर लिख लेंगे, या इसको आप टेक्स्ट कलर भी कह सकते हो। तो मैं इसको कर दूँगा ब्लैक डैश कलर और इसके अंदर हम ब्लैक का कोड पेस्ट कर देंगे और वो हमारे पास क्या है, ये 000। तो इसको कॉपी किया और हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर हमें चाहिए इसका जो वाइट कलर है, तो इसको भी मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा, वाइट डैश CLR और यहाँ पे। अब वाइट का कोड हमारे पास होता है FFF भी आप लिख सकते हो और 6 टाइम F भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमें चाहिए ये लाइट वाला कलर, ये हमारे पास लाइट ब्लैक जो हमारे पास कलर आ रहा है, तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस कलर को, तो ये वाला ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल लो, इसको आप यहाँ पे लिखो लाइट डैश कलर और यहाँ पे आप इसका कोड दे दो। ये हमारे पास लाइट कलर भी आ गया, इसके अंदर स्टोर हो गया। अब ये वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई होगी। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है HTML टैग को। अब HTML को आप दोगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल आपने क्यों देना है, क्योंकि हमने पूरी बॉडी के ऊपर REM का इस्तेमाल करना है और REM को वैसे काउंट करना थोड़ा सा होता है मुश्किल, क्योंकि 1 REM इक्वल होता है हमारे पास बॉडी का जो फ़ॉन्ट साइज़ है। अब बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का फ़ॉन्ट साइज़ होता है 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। अब अगर मुझे 16 पिक्सल के हिसाब से हमने सेट कर दिया 1 REM, तो जब मुझे यूज़ लगाना होगा 18 पिक्सल या मुझे लगाना होगा 23 पिक्सल, तो मेरे लिए लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि काउंट करना, उसकी परसेंटेज निकालना मुश्किल है। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ लगा दूंगा 10 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, 1 REM इक्वल हो जाएगा 10 पिक्सल के। अब जब भी मुझे इस्तेमाल करना होगा, मतलब मुझे चाहिए 20 पिक्सल, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख दूंगा 2 REM। मुझे चाहिए होंगे 25 पिक्सल, तो मैं लिख दूंगा 2.5 REM, 2.5 REM। तो इस तरह से मैं अपनी जो मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो HTML आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया,
इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ लगा दिया 10 पिक्सल। फिर उसके बाद आपके जितने भी H1 के टैग हो गए, H2 हम वेबसाइट के ऊपर जितने भी इस्तेमाल करेंगे, H3, H4, H5 और साथ में P का कलर और हमारे पास जो A का कलर आ रहा है, उन सब को हमने यहाँ पे कलर लगा देना है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर हमारे पास ब्लैक कलर लगा, बाय डिफ़ॉल्ट उनके ऊपर ब्लैक कलर लगा हो। और फिर उसके बाद H3 का टैग, यहाँ पे जो H3 का टैग है इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ लगा देना है 6.5 REM। 6.5 REM मतलब 65 पिक्सल। वो क्यों कि जितनी भी हमारे पास हेडिंग है, जिस तरह से अबाउट मी, सर्विसेज, माई प्रोजेक्ट और टेस्टिमोनियल, ये सारी हमारे पास एक ही फ़ॉन्ट साइज़ से हैं। तो मैं जब भी इनमें से किसी हेडिंग को लगाना होगा तो इसको मैं लगाऊंगा H3 टैग के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट H3 को आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगा दिया, तो वो अपना फ़ॉन्ट साइज़ खुद ही से एडजस्ट कर लेगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास A और P जो है इनके ऊपर हम फ़ॉन्ट साइज़ लगा देंगे, जिसको हम फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट लगाएंगे 1.6 REM। ये इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ लग गया। फिर हमारे पास ये बटन आ रहा है, ये बटन हमारे पास रिपीट हो रहा है, जिस तरह से आपको मैं दिखाऊँ, ये हेड पे बटन आ रहा है, फिर हमारे पास ये माई प्रोजेक्ट में और ये फॉर्म के ऊपर ये बटन मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। ये यहाँ पे बटन मुझे चाहिए, तो इस बटन को भी मैं यहाँ पे बना लूँगा। यहाँ पे इस पर क्लास लगाऊँगा डॉट मेन BTN। अब जब भी मुझे ये वाला बटन चाहिए होगा ए टैग के ऊपर या बटन के ऊपर, तो जस्ट मैं उसको क्लास लगा दूंगा मेन BTN, तो ये वाला स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं पैडिंग यहाँ पे कर दूंगा 1 REM और 3 REM लेफ्ट राइट से 3 REM। और फिर हम लगा देंगे इसको बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर इसको लगा दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड और ये वेरिएबल मेन वाला कलर। और इसको बैकग्राउंड के ऊपर भी यही वाला सेट कर दूंगा, बैकग्राउंड वेरिएबल और मेन कलर। फिर हम इसको फ़ॉन्ट कलर सेट कर देंगे, तो फ़ॉन्ट कलर इसको मैं सेट कर दूंगा FFF मतलब वाइट वाला कलर। कर्सर इसको मैं कर दूंगा पॉइंटर और साथ में कर देंगे इसको ट्रांजिशन इसके ऊपर सेट कर देंगे 0.5 सेकेंड और ईज एंड आउट, ये वाला लग गया। और साथ में इसके ऊपर सेट कर देंगे आउटलाइन, इसकी हम कर देंगे नन, आउटलाइन हम कर देंगे नन, तो आउटलाइन भी इसकी नन होगी। और फिर उसके बाद हम इसको ट्रांजिशन में हमने लगा दी। अब इसके ऊपर लगाते हैं होवर, कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तब हमारे पास कौन से स्टाइलिंग हो, तो जस्ट इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे होवर को सिलेक्ट। इसका बैकग्राउंड कर दूंगा मैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट कलर कर दूंगा ये मेन वाला और जो बॉर्डर है वो उसको मैं लगा दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक हो गया। और उसको मैं कलर कर दूंगा मेन वाला। अब जब भी मैं मेन BTN क्लास का इस्तेमाल करूंगा मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट सा बटन आ जाएगा ओवर के ऊपर, और वैसे जो भी हमने एक बटन स्टाइल देखा है अपने टेम्पलेट के ऊपर वो वाला स्टाइल आ जाएगा। फिर अगर आप इस कंटेंट को देखो तो आपका कंटेंट सेंटर में आ रहा है और साइडों पे आपके पास स्पेस है, तो इसके लिए आप यहाँ पे कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लास स्टोर कर लूँगा कंटेनर के नाम से। इसको पहले लगा दूंगा विड्थ आप इसको लगा दो 80% या मैंने बल्कि इसको कर दो तो 90%। और साथ में इसको मैक्सिमम विड्थ लगा देंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो 1280 पिक्सल, 1280 पिक्सल इसकी मैक्सिमम हो। और अगर इतनी ना हो तो फिर आपके पास क्या हो कि मतलब कम होता है तो आपके पास 90% जितनी भी स्क्रीन की विड्थ होगी वो कंटेन हो जाएगी इसके अंदर। फिर उसका मार्जिन कर देंगे 0 और 8। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये डिव सेंटर में आ जाएगी, तो इसका जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। फिर सेक्शन को हम यहाँ पे लगाएंगे पैडिंग इसको लगा दूंगा 6 REM टॉप बॉटम से और टॉप से बल्कि और लेफ्ट राइट से, और वो कर दूंगा 0। ये हमने क्यों लगाई है अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो जितने भी सेक्शन आ रहे हैं माई सर्विसेज, माई प्रोजेक्ट, टेस्टिमोनियल, इनके दरमियान आपको ये एक स्पेस नज़र आ रही है। तो ये स्पेस मैंने 6 REM लगा दी पहले से, तो इनको मैं लगाऊंगा सेक्शन टैग के अंदर। तो जब भी सेक्शन का टैग इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो करनी है, जिस तरह से इसका फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ और जो H1 की हेडिंग वगैरह है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो कंपोनेंट्स वाले के लिए यहाँ पे सर्विसेज वाला फोल्डर, SRC फोल्डर, SRC के अंदर एसेट्स, और ये एसेट्स के अंदर हमारे पास होंगी सारी इमेजेस। इस वाले को मैं डिलीट कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एक एसेट्स का फोल्डर मौजूद है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, क्योंकि जो मैंने इमेजेस इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करनी है वो सारी मैंने पहले से यहाँ पे लिख ली हैं, मतलब यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ये इमेजेस हो गई और ये इसके आइकन वगैरह भी, इनको मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो आप इनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इस एसेट वाले को मैं यहाँ से ड्रैग करके और
यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास ये फोल्डर आ जाए। अब SRC के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर पहला कंपोनेंट हम लगाएंगे हेडर का। अब हेडर के अंदर मुझे दो कंपोनेंट चाहिए, एक मुझे चाहिए नैव के लिए, तो मैं इसको लिखूँ नैव डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और दूसरा मुझे चाहिए हेडर के लिए, तो मैं लिखूँगा हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और तीसरी मुझे इसके अंदर फाइल चाहिए स्टाइल के लिए, यहाँ पे लिखूँगा हेडर डॉट स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक हो गया। अब ये तीन फाइलें मेरे पास बन गई। अब इसी के अंदर मुझे एक और फोल्डर चाहिए, दूसरा फोल्डर चाहिए मुझे अबाउट के लिए, तो यहाँ मैं कर दूंगा अबाउट, और अबाउट के अंदर एक और फाइल क्रिएट करूँगा अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, और इसी के अंदर मुझे एक और फाइल चाहिए अबाउट डॉट स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक हो गया। अब पहले हम नैव बार और हेडर को कंप्लीट करते हैं। तो नैव कंपोनेंट के अंदर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं कांस्टेंट, इसको मैं नाम दूंगा नैव बार। और जब भी आपने कंपोनेंट लगाना होता है तो आप जो भी कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी फंक्शन का नाम रख रहे हो, उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना होता है। फिर यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर देंगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिखें एक डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है कंटेनर, क्योंकि हमारा कंटेंट सारा कंटेनर के अंदर आ रहा है। फिर इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है नैव बार, और नैव बार के अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हमने क्लास लगा देनी है लोगो, और लोगो के अंदर हमने इमेज अपना लोगो लगाना है, तो यहाँ पे स्पैन टैग, और स्पैन के अंदर IMG का टैग, IMG के साथ के अंदर हमने यहाँ पे लिख देना लोगो। अब ये लोगो हमारा कहाँ से आ रहा है, इसको हमने पहले ऊपर इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट, और यहाँ पे लोगो को हम यहाँ पे नाम देंगे लोगो, और यहाँ पे अब इसका URL देंगे, यहाँ पे फ्राम पहले लिखेंगे फ्राम, और यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, हम पीछे फोल्डर में आ गए, फिर डॉट डॉट स्लैश एसेट वाला फोल्डर, और एसेट्स के अंदर मुझे चाहिए लोगो वाला, तो यहाँ पे मुझे फिर इमेजेस वाला फोल्डर, इमेजेस के अंदर लोगो डॉट SVG, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, सेव किया। और फिर इसी स्पैन के साथ मुझे चाहिए एक हमारा जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊँ मोहम्मद उमैर, तो M जो इसका कैपिटल है और बाकी इसका स्मॉल है, तो इसको भी मैं स्पैन टैग के अंदर लिख सकता हूँ, या इसके अंदर मैं P का टैग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए स्पैन के टैग का इस्तेमाल करूँगा। फिर स्पैन लिखूँगा। अब जो M में हमारे पास M लिखा हुआ है वो हमारे पास बोल्ड है, तो इसको मैं B टैग के अंदर स्टोर कर दूँगा M, और बाकी जितना भी हमारे पास लिखा हुआ है मोहम्मद मुनीर और ये वाला, इसको मैं मोहम्मद उमैर, बाकी जो उमैर है ना इसको यहाँ से कॉपी करके मैं वैसे लिख दूँगा यहाँ पे, और इसका M यहाँ पे हटा दूँगा क्योंकि M को हमने ऑलरेडी B के अंदर लिख लिया, तो ये लोगो वाला टैक्स हो गया। फिर इसके बाद और एक डिव लूँगा, और बल्कि डिव हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे नैव का टैग इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यहाँ पे UL का टैग, और UL के अंदर LI का टैग, नॉट लेबल LI, और LI के अंदर A का टैग, और इसके अंदर हम अपना टैक्स लिखेंगे होम, और फिर इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर मुझे यहाँ पे जितने भी चाहिए मेन्यूज़ वो सारे इसके अंदर बारी बारी में लिख दूँगा। फिर मेरे पास है यहाँ पे अबाउट वाला, तो इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट, और यहाँ पे मैं ID भी दे दूँगा अबाउट, क्योंकि हमने इसको बाद में लिंक भी लगाना है ताकि क्लिक करें और हमारी जो ID है वो नीचे स्क्रॉल हो। फिर सेकंड हमारे पास आ रहा है ये सर्विसेज, तो यहाँ से मैं सर्विसेज, ये बारी बारी मैं सारे जो इसके मेन्यूज़ है वो लगा लेता हूँ। जी मैंने सारे इसके अंदर मेन्यूज़ लगा दिए, इसके अंदर हमारे पास जितने मेन्यूज़ वहाँ पे थे वो सारे मैंने इसके अंदर यहाँ पे लगा दिए, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट, और बाद में हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला बटन भी। और कॉन्टैक्ट वाला जो बटन है इसको मैंने क्लास लगा दी मेन BTN। अब ये मेन BTN हमने index.css के अंदर पहले से सेट की हुई थी। अब इस नैव बार को हमने इंक्लूड कर लेना है हेडर कंपोनेंट के अंदर, और हेडर को हम इंक्लूड कर लेंगे app.jsx के अंदर। तो यहाँ पे हेडर को मैं लगाऊंगा हेडर, बल्कि यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, और क्योंकि हमने कंपोनेंट डिफाइन करना है, हेडर इज इक्वल टू यहाँ पे एरो फंक्शन रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर का टैग, यहाँ पे हेडर, और हेडर के अंदर पहले हम नैव टैग को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नैव बार, और ये जो नैव बार हमने यहाँ पे लगाया था ना नैव कंपोनेंट के अंदर, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और नैव बार, तो हमारा नैव बार जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा,
और अब इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको हेडर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं नैव बार, फिर पर नीचे सजेशन आ जाएगी। जब आपने ना एक्सपोर्ट कर लेना डिफ़ॉल्ट, या वैसे आप एक्सपोर्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे और बाकी ऑटो कंप्लीट वो कर दिया करेगा। अब हेडर के अंदर पहले नैव को लगा दिया। अब ये जो हेडर कंपोनेंट है इसको भी यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हेडर। अब ये जो हेडर वाला है इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा app.jsx के अंदर। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऐप के अंदर हेडर ये वाला, और इस हेडर को मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऐप के अंदर। इसको लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम पेज चेक करेंगे तो मेरे पास मेरी नेविगेशन बार आ गई, नेविगेशन बार आ गई, और इसके साथ ये मेरे पास नीचे बटन आ रहा है। ठीक हो गया। अब जो हेडर का हमारे पास है ना कंटेंट, वो भी हम लिख लेते हैं, फिर हम बाद में इसको इकट्ठे को स्टाइल करते हैं। तो ये जहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है ना हेडर कंपोनेंट, और हेडर के अंदर नैव, नैव के नीचे एक डिव लूँगा जिसको मैं क्लास लगा दूंगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक और डिव जिसको मैं क्लास लगा दूंगा मेन, और मेन के अंदर मुझे एक और डिव चाहिए जिसको मैं क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट कंटेंट, जिसके अंदर मैं अपना सारा टेक्स्ट लिखूंगा। इसके अंदर एक स्पैन का टैग, इसके अंदर लिखूंगा हाई IM, और फिर इसके नीचे एक और मुझे स्पैन का टैग चाहिए, और इस स्पैन के टैग को मैंने क्लास लगा देनी है मेन, और मेन के ऊपर हमने R&D स्टाइलिंग लिखी की हुई है। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये जो मैंने लिखा है मोहम्मद उमैर इसे वाला, उसको कॉपी किया और यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। फिर इसके नीचे मुझे चाहिए एक H1 का टैग, यहाँ पे H1 लिखूँगा H1, और H1 के अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले जो मेरे पास ये बड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है UI यानी डिज़ाइनर वाला, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर लगा दूँगा। फिर इसी के अंदर मुझे स्पैन का टैग चाहिए, और जिसके अंदर ये डिज़ाइनर लिखा हुआ है, तो इस डिज़ाइनर को भी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। अब इस H1 के नीचे मुझे चाहिए एक P का टैग जिसके अंदर ये मैंने पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे P को सेलेक्ट किया और इस पैराग्राफ को कॉपी करके मैं यहाँ पे लगा दूँगा। अब ये P का टैग जहाँ पे एंड हुआ ना, उसके बाद मुझे एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे A का टैग लूँगा, उसको मैं क्लास लगा दूँगा मेन BTN, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हायर मी। नॉट इसके लिंक के अंदर हम इसके अंदर लिखेंगे हायर मी, हायर और मी। सेव किया, और अगर हम चेक करें तो हमारे पास बटन भी आ जाएगा हायर मी का, और टेक्स्ट भी आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे लगानी है एक इमेज, तो इमेज के लिए जहाँ पे आपके ये टेक्स्ट कंटेंट ख़त्म हो रहा है ना ये वाला, उसके बाद एक और डिव लो और इसका क्लास लगा दो मेन इमेज, मेन डैश इमेज, और इमेज के अंदर आप एक और डिव लो जिसका क्लास लगा दो इमेज, और इसके अंदर आप इमेज का टैग, और इसके SRC के अंदर आप दो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, तो यहाँ पे प्रोफाइल लिखो, प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल को आप ऊपर इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे इमेज जो आपकी प्रोफाइल वाली है, तो यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट का हम नाम देंगे प्रोफाइल फ्रॉम, और सेम आप URL दोगे / फिर एसेट्स वाला फोल्डर, एसेट्स के अंदर आपका जो इमेजेस वाला फोल्डर है वो वाला इमेजेस के अंदर आपके पास होगी एक प्रोफाइल के नाम से profile.png। सेव किया, और अगर आप चेक करोगे तो आपके पास ये इमेज भी आ गई। ठीक हो गया। अभी आपका हेडर का जितना भी कंटेंट है वो सारा इसके अंदर आ गया। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो इसको स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक CSS की फ़ाइल मौजूद है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, ये मेरे पास इसकी header.style। अब इस header.style.css को आप लिंक कर सकते हो हेडर कंपोनेंट के अंदर भी आप, और नैव कंपोनेंट के अंदर भी। चूँकि हमारी नैव टॉप पे आ रही है तो मैं इसको नैव के अंदर ही इंक्लूड कर दूंगा, नैव, और यहाँ पे ऊपर मैं इंपोर्ट कर दूंगा, टॉप पे मैं CSS को इंपोर्ट करूँगा। और आप हमेशा टॉप पे इसको करो इंपोर्ट /, और इसका नाम हमारे पास है हेडर कंपोनेंट header.styles.css, और header.style.css को हम चेक करने के लिए बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड लगा के चेक कर लेते हैं। सेव किया, तो बैकग्राउंड कलर रेड लग गया, इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो लिंक होगी। फिर हम नैव बार को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नैव बार जो मेरे पास वहाँ पर डिव थी नैव बार, और इसको मैं लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी डिस्प्ले ब्लॉक नहीं, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और फिर उसके बाद पैडिंग इसको मैं लगा दूंगा 2 rem, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। फिर नैव बार के अंदर जो लोगो है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर जो हमारे पास लोगो है, लोगो
के अंदर जो स्पैन का टैग है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, लोगो डॉट स्पैन डॉट NTH चाइल्ड 1, मतलब जो इसके अंदर आपका पहली इमेज मौजूद है उसको करूँगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक और साथ में मार्जिन टॉप -1। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर जो मेरे पास सेकंड एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करूँगा। अब सेकंड के अंदर मेरे पास टेक्स्ट है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया 2 यहाँ पे, और इसका करूँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ 3.2 REM, और फिर डिस्प्ले वो भी इन लाइन ब्लॉक, ताकि ये सारा कंटेंट हमारे पास एक लाइन में आ जाए, इन लाइन ब्लॉक। फिर उसके बाद पैडिंग, तो पैडिंग इसको मैं लगा दूँगा टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 2 REM। उसके बाद हमारे पास नैव आ रहा है तो यहाँ पे डॉट नैव बार, यहाँ पे मैं डॉट नैव बार, और नैव बार के अंदर नैव का टैग, नैव के अंदर जितने विजुअल का टैग है उसको सिलेक्ट किया और उसको डिस्प्ले में लगा देंगे फ्लैक्स, और गैप उसको लगा देंगे 2 REM, ताकि उनके दरमियान एक गैप बन जाए। तो ये हमारे नेविगेशन की कोडिंग हो गई। और अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास नेविगेशन कुछ इस तरह से आ रही है। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा जो मार्जिन है ना टॉप, ये इसको मैं 1.1 REM लिखना था, REM लिखूँगा, और अब ये मेरे पास सही आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो बटन है इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा लेते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे UL ऐसे कॉपी किया, और UL के अंदर LI के अंदर ए का टैग, और ए के टैग के ऊपर जब होवर करें, होवर करने के बाद आपका क्या हो कि वेरिएबल जो मेन वाली है ना यहाँ पे कलर, और वेरिएबल आपकी डैश मेन कलर सेव किया, और अगर आप होवर करेंगे तो इसके ऊपर ये कलर भी लग गया, और साथ में आप इसके ऊपर हल्की सी ट्रांजिशन भी लगा दो। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ट्रांजिशन भी लगा दूंगा, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इन आउट, सेव किया। और अगर आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर ये थोड़ी सी एनिमेशन भी लग गई, और बटन के ऊपर होवर इफेक्ट भी आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास हेडर वाला सेक्शन, तो नीचे मैं यहाँ पे हेडर टैग को सिलेक्ट कर लूँगा, और हेडर को मैं विड्थ लगा दूंगा 100%। फिर इसके बाद इसके अंदर जो मेन क्लास है हेडर, यहाँ पे हेडर और हेडर के अंदर जो मेन क्लास है डॉट मेन, अगर आपको यहाँ मैं दिखाऊं तो मैंने इसको क्लास लगाई थी मेन वाली। ठीक हो गया। और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और साथ में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे मेन, और मेन के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, और हेडर डॉट स्टाइल के अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर आप इसको लगा दोगे पैडिंग उसका लगा दो 5 REM टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, और फ्लैक्स आप इसका लगा दोगे 60%, ताकि ये 60% आपकी विड्थ जो है वो कंटेन करे। फिर इसके अंदर हमारे पास स्पैन का टैग आ रहा तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं स्पैन के टैग को सिलेक्ट किया, इसको मैं कर दूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 2.1 REM। ठीक हो गया। और जो हमारे पास सेकंड है, अगर आप यहाँ चेक करो तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा दो, इसके जो सेकंड वाला है उसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ और देना है। तो यहाँ पे मैं इसका NTH चाइल्ड सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे NTH चाइल्ड 2 यहाँ पे सेव करेंगे, और अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे यहाँ पे 3.1 REM। अब चेक करेंगे यहाँ पे ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक आ रही थी, तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूँगा, इस वजह से ना वर्क नहीं कर रहा था, वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। सेव करेंगे, चेक करेंगे तो अब इसके ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ हमारे जो वो अप्लाई हो गया। और अब साथ में हमने अगर इसको यहाँ पे देखें तो क्लासेस को मेन लगाई हुई थी, और index.css के अंदर अगर हम देखें तो वो वाला स्पैन का टैग स्पैन यहाँ पे हमने इसको आई थिंक नहीं लगाया, जब मैं स्पैन डॉट मेन के जो आपका स्पैन डॉट मेन हो उसका कलर आपका हो वेरिएबल ये मेन कलर, तो जब भी मैं यूज़ करूँगा मेन तो इसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास सारा ये UI और UX डिज़ाइन, तो इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लगा दूंगा, तो इसके लिए मैं अगेन आऊँगा CSS के अंदर, ये मेरे पास आ रही है हेडर की CSS, तो यहाँ पे इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मेरे पास H1 का टैग उसको सिलेक्ट किया, इसको मैं लगा दूंगा फ़ॉन्ट साइज़ 10 REM मतलब 100 पिक्सल, और मार्जिन टॉप इसको मैं लगा दूंगा -4 REM। अब सेव करेंगे और लेट में चेक, तो ये हमारे पास आ गया, और इसका जो मार्जिन टॉप है वो एक दफ़ा हटा के अब देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास आ रहा है ये डिज़ाइन वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ,
तो सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी किया यहाँ पे, और इसके अंदर H1 का टैग, H1 के अंदर जो स्पैन का टैग है उसको सिलेक्ट किया। इसको करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी हम कर देंगे 10 REM, और मार्जिन लेफ़्ट इसको हम कर देंगे 225 पिक्सल, और मार्जिन टॉप। बाकी इसको हम ऐसे करके चेक करते हैं, तो कुछ इस तरह से आ गया। अब इसका मार्जिन टॉप करते हैं ताकि थोड़ा सा ये मेरे ऊपर चला जाए। मार्जिन टॉप -5 REM, और लेट मी चेक, तो ये इस तरह से आ गया। अब थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ 5 मैं 4 कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास ठीक आ रहा है, और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है ना वो थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 230 करके एक दफ़ा चेक करते हैं, ठीक हो गया, और 220 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास UI और UX डिज़ाइन भी हो गया, और इसका मार्जिन जो टॉप है वो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं तो स्पेस बन जाए यहाँ पे, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका पैराग्राफ और साथ में एक टैग, तो उसको हम स्टाइल करेंगे। तो सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे P का टैग, बल्कि P के टैग के बगैर भी हम एक टैग को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इतने को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे एक टैग, और ये को हम कर देंगे डिस्प्ले इसका कर देंगे लाइन ब्लॉक, नॉट डायरेक्शन, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। सेव करेंगे और अब चेक करेंगे, तो ये मेरे पास बटन इस तरह से आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं लगा दूंगा मार्जिन टॉप से, ताकि थोड़ी सी स्पेस भी बन जाए। तो यहाँ पर कर दूंगा मार्जिन टॉप 1 REM, सेव करेंगे, और ये हमारे पास स्पेस बन गया। बटन भी आ रहा है, और बटन के ऊपर होवर इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इमेज रहेगी, तो इमेज का हम स्टाइल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यहाँ तक कॉपी किया, बल्कि टेक्स्ट कंटेंट नहीं, हमने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी क्लास थी मेन इमेज, तो यहाँ तक इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा फ्लैक्स इसको कर देंगे 40%। तो पहले को हमने लगाया था 60% टेक्स्ट कंटेंट को, इसको हमने लगा दिया 40, तो 100 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके अंदर हम हमारे जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली इसके अंदर डिव, और डिव के अंदर जो इमेज है, इमेज को हमने जस्ट लगा देनी है विड्थ 100%, और साथ में बॉर्डर रेडियस वो रेडियस को लगा हुआ है। अब चेक करेंगे, ये मेरे पास इस तरह से स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। अब इसके नीचे मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स लगे हुए हैं। अगर आपको मैं टेम्पलेट दिखाऊँ ना, तो ये वाले, ये मेरे पास इसके नीचे क्या आ रहा है, सोशल मीडिया आइकन्स। अब इस सोशल मीडिया आइकन्स को आपने किस तरह से लगाना है, अब इसको लगाने के लिए आप पहले सोशल मीडिया आइकन को आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगाओगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे गूगल के ऊपर, यहाँ पर लिखो फाउंड ऑसम रिएक्ट, इंटर करो, सेकंड नंबर वाला URL आपके पास आ जाएगा, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कमांड्स आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पे और नीचे, और ये मुझे जस्ट ब्रांड्स वाले चाहिए, इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन करूँगा। न्यू टर्मिनल के अंदर हम इस फोल्डर को नेविगेट करेंगे, CD माई ऐप, और इस कमांड को मैं कर दूंगा पेस्ट, और फिर कर देंगे इंटर, और ये मेरे पास फाउंड ऑसम ब्रांड वाले इंक्लूड हो जाएंगे। फिर इसके नीचे आपने आना है, और ये जो लास्ट वाली कमांड है इसको आपने कॉपी कर लेना है। जब आपकी वो वाली कमांड कंप्लीट हो जाए तो आपने इस कमांड को रन करना है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो जैसे ही हमारे पास कंप्लीट हो गया तो हम सेकंड कमांड इसके अंदर हम दे देंगे। ये कंप्लीट होगी, अब सेकंड कमांड इसके अंदर दी, और इसको हम कर देंगे इंटर। फिर जब तक ये कमांड कंप्लीट होती है आपने आ जाना header.component के अंदर। अब जहाँ पे आपकी इमेज आ रही है ना, इमेज के नीचे आपने अपने आइकन्स लगाने हैं। अब इन आइकन्स को लगाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे नीचे, ताकि इनको हम एक मतलब JSON फॉर्मेट के अंदर लिखें, मतलब अलग से कंपोनेंट छोटा सा बना दे। तो यहाँ मैं कर दूँगा कांस्टेंट, और उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे सोशल आइकन के नाम से, सोशल आइकन यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे ठीक हो गया। ये मेरे पास नीचे URL बांध रहा है, ये सारे मैंने यहाँ पे लगा दी। और बल्कि हमने इसको इस तरह से नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे पास दूसरी तरह से लगे हुए हैं। तो यहाँ तक आप आई को भी हटा दो, यहाँ तक, और ऊपर आओ, और हम
जो फ़ॉन्ट ऑसम्स है ना उनको पहले यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, बल्कि हम इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट्स फ्रॉम, यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम और रिएक्ट हो गया। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट ऑसम का जो फंक्शन है उसको लिखेंगे फ़ॉन्ट ऑसम आइकन, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन, ठीक हो गया। अब इसके नीचे और आते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट्स बाहर आके फ्रॉम, फिर यहाँ पे हम अपना फ़ॉन्ट ऑसम और ये ब्रांड वाला इसको किया। अब इसके अंदर मुझे चाहिए फेसबुक का, तो यहाँ पे लिखूँगा FA, नीचे मेरे पास स्टेशंस आ जाएंगी, फेसबुक स्क्वायर और फिर FA ट्विटर, तो ये ट्विटर का भी आ गया। थर्ड मेरे पास चाहिए FA लिंक्डइन, तो FA लिंक्डइन को लिखा तो ये लिंक्डइन वाला भी आ गया। फिर मुझे चाहिए FA इंस्टाग्राम, तो मैं FA इंस्टाग्राम लिखूँगा तो FA इंस्टाग्राम वाला भी आ गया। अब सेम ये वाली क्लास हम यहाँ पे लगाएंगे इस A के अंदर और यहाँ पे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे ना पास करेंगे एक एट्रीब्यूट, उसका हम नाम देंगे आइकन। इसके अंदर कौन सा आइकन हो, पहले हमें चाहिए फेसबुक के लिए, तो यहाँ पे लिखूँगा फेसबुक स्क्वायर। और ये वाला जो आपके पास है ना कंपोनेंट, इसको आप इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक हो गया। और अब इसको अगर आप चेक करो तो हमारे पास लगे हुए हैं कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास पता चल जाएगा। तो ये फेसबुक वाला आइकन हमारे पास लग गया, ठीक हो गया। अब इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लो और जितने भी आपके ऊपर लिखे हुए हैं FA ट्विटर वाला है, तो इसके बाद मुझे चाहिए FA ट्विटर वाला, FA ट्विटर, तो ये ट्विटर वाला लग गया। फिर मुझे चाहिए FA लिंक्डइन वाला, तो FA लिंक्डइन, तो ये मेरे पास लिंक्डइन वाला लग गया। फिर मुझे चाहिए FA ये इंस्टाग्राम वाला, तो ये इंस्टाग्राम वाला लग गया। अब सेव करेंगे और चेक करेंगे तो ये मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स भी लग गए। अब ये जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं इनको हमने स्टाइल करना ताकि ये मेरे पास जो सेंटर है उसके अंदर आ जाए। तो इसकी ये जो क्लास इसको कॉपी करूँगा और अगेन आ जाऊँगे हेडर स्टाइल के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर टैग और हेडर के अंदर जो मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स है, तो इसकी क्लास आई थिंक पूरी कॉपी नहीं हुई, तो ये सोशल डैश आइकन्स पूरी क्लास को हमने कॉपी करना है। यहाँ पे लिखोगे सोशल आइकन्स। अब सोशल आइकन्स जो हैं इनको आप पहले लगाओगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। फिर आप इसको लगा दोगे यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग इसको आप लगाओगे 3 rem टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। और अब चेक करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से लग गया। अब इसके ये सारे मेरे पास A टैग के अंदर है, तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर जो A टैग है उसको सिलेक्ट करूँगा और A को मैं कर दूँगा यहाँ पे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि मेरे पास एक लाइन में हो और एज अ ब्लॉक हो। फिर मार्जिन का हम कर देंगे 0 और 1 rem, ताकि साइडों से स्पेस हो जाए। फिर ट्रांजिशन हम लगाएंगे 0.4 सेकेंड और ईज इन, ठीक हो गया। अब ये जो A है ना, जब इसके ऊपर हम होवर करें तो मेरे पास एक मतलब होवर इफेक्ट आ जाए। तो होवर और इसका हम कलर चेंज कर देंगे वेरिएबल मेन वाला, जस्ट मेन सेव करेंगे। और अब अगर देखेंगे तो ये आइकन के ऊपर होवर करते हैं तो होवर इफेक्ट भी बड़ा प्यारा सा आ रहा है और साथ में ये मेरे पास अरेंज भी हो गए बड़े अच्छे तरीके के साथ, ठीक हो गया। अब इसका हेडर पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे इसका स्टाइल देखो, ये वाला स्टाइल और ये वाला स्टाइल इसका ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हेडर इसका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सेकंड मेरे पास है अबाउट अस, तो अब हम अबाउट अस को क्रिएट करते हैं।